गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक में हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर टोटल अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे, डिफरेंट क्वेश्चंस भी किए थे। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। उसमें बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग सेकेंड है जो मोल इन टर्म्स ऑफ मास, क्योंकि मैं आपको बताया था कि अमाउंट को दो टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, या तो नंबर के बेसिस पे मेजर कर सकते हैं, नहीं तो मास के बेसिस पे। तो नंबर के बेसिस पे हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर किए थे, तो मोल पढ़ लिए थे। नंबर के बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जब मास के बेसिस पे मेजर करेंगे, तो मोल जब हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस चीज़ में मेजर करेंगे, मास में। ठीक है, नाउ तो मोल इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ मास, राइट। तो उसके लिए हम लोग पहले देखते हैं कि एटॉमिक मास होता क्या है। बेसिकली कुछ टर्म हम लोग को जाननी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि मास के टर्म्स में क्या है। जैसे अगर आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताया था 1 डजन, तो अगर आप 1 डजन क्या लो कि 1 डजन आप कॉपी ले लीजिए, आप 1 डजन क्या ले लो, पेन ले लो। ठीक है, तो अगर 1 डजन कॉपी लोगे तो 1 डजन कॉपी में आपको कितने कॉपीज़ मिलेंगे, तो आपको 12 कॉपीज़ मिलेंगी। अगर 1 डजन आप पेन ले लोगे तो आपको कितने पेन्स मिलेंगे, तो टोटल 12 पेन्स मिलेंगे। तो आप 1 डजन चाहे कॉपी के लिए चाहे पेन के लिए, दोनों में आपको नंबर ऑफ सब्सटेंस इधर भी 12 मिला, इधर भी क्या मिला, आपको 12 मिला। तो नंबर ऑफ सब्सटेंस आपका सेम है, लेकिन क्या उस कॉपी का मास 12 कॉपीज़ का जितना मास होगा और 12 पेन्स का जितना मास होगा वो इक्वल होगा क्या? नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। जनरल मैं बात कर रहा हूँ, किसी स्पेशल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो 1 डजन अगर आपने कॉपी लिया या 1 डजन पेन लिया, तो उसमें नंबर ऑफ सब्सटेंस इक्वल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल है। 12 सब्सटेंस इधर मिला, 12 सब्सटेंस इधर में मिला, बट दोनों का मास सेम कभी भी नहीं होगा। तो सिमिलरली अगर 1 मोल आप किसी सोडियम का ले लो एंड 1 मोल आप ले लो पोटेशियम का, तो मोल लोगे तो नंबर उसमें सेम होगा। जैसे इसमें भी 6.022 सोडियम है, तो मोनोटॉमिक एलिमेंट इसका एटम होगा हमारा बेसिक यूनिट, तो इसका एवोगैड्रो नंबर के बराबर में एटम होगा। इधर में पोटेशियम का भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर में एटम होगा, क्योंकि 1 मोल, तो नंबर ऑफ एटम दोनों का सेम हो गया, बट दोनों का मास कभी भी सेम नहीं होगा। 1 मोल सोडियम का जितना मास होगा उतना मास 1 मोल पोटेशियम का मास कोई हाल में नहीं होगा। आई बात समझ में? दैट मीन्स इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मोल, इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मोल या फॉर सेम मोल के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी सेम। नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब सेम होने का चांस है, बट मास के सेम होने का कोई भी चांस नहीं है। आई बात समझ में? 1 मोल सोडियम का लेंगे तो कुछ अलग मास का आ जाएगा, सोडियम का टोटल मास हम लोग करेंगे तो, और वही 1 मोल अगर हम लोग क्लोरीन ले लेंगे और उसको मेजर करेंगे तो उसका मास कुछ अलग आ जाएगा। तो मास हमारा डिफरेंट आ सकता है, बट अगर हम लोग सेम मोल ले रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल ये सब क्या आएगा, हमारा सेम आएगा, राइट। तो वही हम लोग पढ़ते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो होप आपको बात समझ में आई होगी कि फॉर सेम मोल मास हमारा क्या कर जाता है, डिफर कर जाता है। तो उस मास को जानने के लिए पहले हम लोग सारा कुछ जो भी बेसिक टर्म्स है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टर्म है आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, तो इसके बारे में बता चुका था, नाम से ही क्लियर है। एटॉमिक, एटॉमिक मतलब एटम का, दैट मीन्स इट इज द मास ऑफ सिंगल एटम। इट इज द मास ऑफ बेसिकली व्हाट, सिंगल एटम। एक एटम का जितना मास होगा, और एटम किसका यूनिट होता है हमारा, मोनोटॉमिक एलिमेंट का। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होगा, दैट मास विल बी कॉल्ड एज द एटॉमिक मास। उसी मास को हम लोग कौन सा मास बोलेंगे, एटॉमिक मास। कौन सा मास बोलेंगे बेसिकली, एटॉमिक मास। आई बात समझ में? नाम से क्लियर, एटॉमिक मास दैट मीन्स मास ऑफ 1 एटम। क्लियर? ये जो हमारा मेजर किया जाता है, इट इज़ मेजर्ड, इसका यूनिट होता है, मास है तो उसको मेजर करने का यूनिट होगा। इट्स यूनिट इज, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, इट्स यूनिट इज AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है, AMU। या फिर इसका दूसरा यूनिट होता है डायरेक्टली U, एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड यूनिट। या तो U हम लोग बोलते हैं, नहीं तो इसको AMU बोलते हैं। आई बात समझ में? दैट इज बेसिकली द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। क्लियर, राइट। तो इट इज द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम किसी भी एलिमेंट का जो मास होगा दैट इज एटॉमिक मास। मेजर किस चीज़ में करते हैं, AMU या फिर U में। क्लियर, आई बात समझ में? अब देखिए 1 AMU या फिर U, जैसे अगर आप बात करोगे, जैसे
एमयू, ये हमारी बात हो गई। तो एमयू किसका यूनिट हो गया? मास का यूनिट हो गया। मास को हम लोग एमयू में मेजर कर रहे हैं, साथ में मास को हम लोग केजी में भी मेजर करते हैं, मास को ग्राम में भी मेजर करते हैं। तो मास का ही अलग अलग यूनिट है वो सब, केजी में भी मास को मेजर कर सकते हैं, ग्राम में भी। लेकिन सिंस एटम का साइज इतना छोटा है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज का होता है, इसलिए ग्राम ये सब यूज करना उसके मास के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट हो जाता है, इसलिए हम लोग उसके लिए छोटा यूनिट यूज़ करते हैं। दैट इज बेसिकली क्या चीज़? एटॉमिक मास यूनिट। तो देखिए, तो एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली होता क्या चीज़ है? तो वन एटॉमिक मास यूनिट या वन एटॉमिक मास यूनिट या वन AMU इज बेसिकली डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्या हम ये लिखे हैं आपको समझ में? मैं बतलाता हूँ कि ये क्या एक्चुअल में मैंने लिखा है। अभी इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा चीज़ समझना पड़ेगा। देखिए, मास जो हमारा क्वांटिटी है, वो मास जो क्वांटिटी है वो हमारा एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ का मास फिक्स्ड कुछ नहीं है, उसका हम लोग रिलेटिव मेजर करते हैं। जैसे अगर आप किसी शॉप पे गए और उसको आप बोले कि आप मेरे को मतलब ग्रोसरी के शॉप पे और 1 kg चीनी चाहिए, तो 1 kg अगर आप चीनी लोगे तो वो कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चीनी आपको देगा, शुगर देगा। अगर 1 kg शुगर आप कोई दूसरे शॉप पर जा करके लोगे तब भी आपको उतना ही देगा, या आप किसी दूसरे कंट्री में 1 kg शुगर जा करके लोगे तब भी आपको अमाउंट उतना ही रहेगा, वो अमाउंट चेंज करने वाला नहीं है। तो जो 1 kg मान लीजिए कि इतना बड़ा, अगर 1 kg हम लोग शुगर लेते हैं तो इतना बड़ा कंटेनर पूरी अच्छी तरीके से पैक हो जाता है। दिस मीन्स इट रिप्रेजेंट 1 kg ऑफ शुगर, या 1 kg हमारा मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब कभी ना कभी 1 kg मास को इतना क्वांटिटी में फिक्स तो किया गया होगा ना, कोई ना कोई तो फिक्स किया होगा कि इतना अमाउंट अगर हम लोग ले लेंगे तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? 1 kg। तो अगर आपको 5 kg लेना है तो इसका कितना टाइम्स ले लो आप? 5 टाइम्स ले लो। अगर इसका आपको हाफ kg लेना है तो इसका हाफ टाइम्स ले लो आप। क्लियर? तो जो 1 kg क्वांटिटी है या 1 kg अमाउंट जो है, इसको फिक्स पहले कोई ना कोई मिलके किया होगा और वही पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा कि अगर इतना अमाउंट हम लोग लेंगे, इतना मास का चीज़ हम लोग लेंगे तो ऑलवेज कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 1 kg। आप अगर अभी फिलहाल तो 1 kg इतना है, अगर आप रहते या कोई दूसरा रहता तो हो सकता है इतना ही अमाउंट वो कितना मान लेता? 1 kg। अरे तो गलत थोड़ी हो जाता, नहीं होता है। अगर ये मान करके पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यही चल रहा होता तो इसी को 1 kg मानते हैं और इसके टर्म्स में लोग डिफरेंट केजेस को रिफाइंड करते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो 1 kg मास है या किसी भी चीज़ का लोग मास कैलकुलेट करते हैं, वो एब्सोल्यूट उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, दैट इज द रिलेटिव वैल्यू। 1 kg हम लोग किसी फिक्स अमाउंट को मान चुके हैं कि ये 1 kg है और उसको अगर 5 kg चाहिए तो उसका 5 टाइम्स दे देते हैं, 10 kg चाहिए तो 10 टाइम्स दे देते हैं। आई बात समझ में? और ये 1 kg जो यूनिट kg, 1 kg एक मतलब यूनिट kg जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक टाइप से फिक्स करके रख दिया गया है। आई बात समझ में? तो उसी तरीके से जो 1 AMU है, AMU भी मास को मेजर करने का यूनिट है, तो ये भी एब्सोल्यूट यूनिट नहीं है, ये रिलेटिव यूनिट है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग दूसरे का मास को मेजर करते हैं। आई बात समझ में? ये फिक्स यूनिट नहीं है। और 1 AMU एक्चुअल में होता कितना है? तो कार्बन 12, कार्बन का बहुत सारा आइसोटोप होता है, C12, C13, C14। एक कार्बन 12 का एटम लेंगे, कार्बन 12 C12 आइसोटोप जो सबसे ज़्यादा मिलता है कार्बन, उस कार्बन का एटम लेंगे, उसके मास को मेजर करेंगे। मास उसका जितना भी आएगा उसके मास को कितना से डिवाइड कर देंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे, तब तो जितना मास आता है उतना ही मास को हम लोग कितना मान लेते हैं? 1 AMU। अगर किसी भी एटम का मास 4 AMU है, मतलब वो कार्बन के आइसोटोप के 12वां मास के 12th मास के 4 टाइम्स होगा। क्लियर? तो ये एक बेसिस है कि इसके आधार पे हम लोग, इसके बेसिस पे हम लोग 1 AMU को समझते हैं। ठीक है? आई बात समझ में? बाकी 1 AMU सिंपली डिफाइंड एज द 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप, आइसोटोप वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, Z इज सेम एंड एटॉमिक वेट इज डिफरेंट। यही होता है हमारा क्या चीज़? आइसोटोप। क्लियर? होता है या नहीं होता है? एटॉमिक नंबर सेम। तो कार्बन का हमारा C612, C613, C614। आपको एटम के रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि नीचे ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये किसी को रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास को। तो C12 लेंगे तो उसका एक एटम लेंगे तो एटॉमिक मास होगा 12, डिवाइड कर देंगे 12 से तो कितना MU आ जाएगा? 1 MU नहीं आ जाएगा क्या? आई बात समझ में? क्लियर? तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो एटॉमिक मास इज नथिंग, इट इज सिंपली द मास ऑफ सिंगल एटम। एटॉम नाम से ही क्लियर है, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। ठीक है? इसको मेजर हमेशा किस चीज़ में करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में करते हैं, AMU में करते हैं। क्लियर? और AMU होता क्या चीज़ है? तो कार्बन 12 आइसोटोप का जितना मास होगा एक एटम कार्बन 12 का, उसका 12th मास अगर ले लेंगे
तो वो हमारा कितना mu को रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल रिप्रेजेंट ऑलवेज 1 mu, राइट। तो आपको तो एटॉमिक मास याद रखना ही पड़ेगा, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 9, इस टाइप से आपको करके याद रखना पड़ेगा सबका एटॉमिक मास। क्लियर, जो मैं आपको बोला भी था याद रखने के लिए। समझ में आया बात? तो ये हो गया बेसिकली एटॉमिक मास। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज एवरेज एटॉमिक मास। ये सब टर्म्स है जो आपको 100% आना चाहिए, एकदम पूरे अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। एवरेज एटॉमिक मास, देखिए एटॉमिक मास और कौन सा वाला, एवरेज वाला। तो एवरेज हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो पता होगा कि सारे का ले लेते हैं, डिवाइड बाई जितना टोटल नंबर होता है उतना, इसे एवरेज। तो ये एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट किस चीज़ में आया, तो ये एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया है आइसोटोप्स के केस में। क्यों? क्योंकि आइसोटोप वो होता है जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम, मतलब एक ही एलिमेंट है और उसका मास हमारा अलग अलग हो गया, इसलिए उस एलिमेंट का हम लोग कौन सा मास कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो इट इज कैलकुलेटेड इन द केस ऑफ, it is calculated in the case of isotopes। किसके केस में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, आइसोटोप्स के केस में, बिकॉज isotopes are those substances which have सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप हमारा वैसा सब्सटेंस होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मेरे को ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बताओ, और ऑक्सीजन अकेला एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका 3 फॉर्म फिर से है, ऑक्सीजन 8 16, ऑक्सीजन 8 17 एंड ऑक्सीजन 8 18। अब देखिए, अब मैं पूछा कि सीधा कि व्हाट इज द एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, वेट भी मतलब मास ही, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। अब आप सोचोगे सर ऑक्सीजन का तो एक अकेला 16 वाला तो है नहीं, अगर इसी टाइप में सिर्फ आया जाता तो हम लोग लिख देते 16 mu। क्लियर, क्योंकि 16 एटॉमिक वेट को रिप्रेजेंट करता है, आपको याद करो, और एटॉमिक वेट हमारा हो गया, उसका यूनिट क्या होगा, mu। हम लोग लिख देते 16 mu, नहीं तो हम 16 लिखें कि 17 लिखें कि 18 लिखें, तीनों तो नहीं होगा, कोई एक होगा। तो जब कभी भी कोई भी एलिमेंट मोर देन 1 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक से ज़्यादा मास को लेकर के एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में उसका कौन सा मास हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। जैसे इस केस में ऑक्सीजन हमारा 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक ऑक्सीजन, देखिए एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, एक ऑक्सीजन का मास है 16, एक ऑक्सीजन का मास है 17 mu, एक ऑक्सीजन का मास है 18 mu। तो अब हम लोग ऑक्सीजन का क्या कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास नहीं डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि ये मोर देन 1 मास के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर, आई बात समझ में? तो जो भी आइसोटोप्स होगा उसके केस में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। एंड एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द समेशन ऑफ, ये रिप्रेजेंट करता है समेशन, मतलब सम ऑफ परसेंटेज abundance multiplied by atomic weight of isotope divided by 100। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास इट इज ऑलवेज इक्वल टू परसेंटेज एबंडेंस। परसेंटेज एबंडेंस कहने का मतलब ये हो गया कि एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट वो पाया जाता है। जैसे अगर बात करें हम लोग अभी फिलहाल इसी की, O16, O17 एंड O18, मतलब ऑक्सीजन 17 मास वाला, 18 मास वाला, 18 और 17 वाला, 16 वाला और 18 वाला मास वाला। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में तीनों टाइप का ऑक्सीजन पाया जाएगा। उसमें हो सकता है कि मैक्सिमम अमाउंट इसका पाया जाए, तो ये मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मैं आपको बोल दिया कि 90% है, तो ये आपको 5% है, तो ये भी कितना हो गया 5%, टोटल मिलाकर के 100% हो गया ना। तो जो टोटल हमारे एटमॉस्फेयर में 100% ऑक्सीजन है उसमें से 90% ये वाला है, 5% ये वाला है, 5% ये वाला है। तो अब इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज एबंडेंस कि कितना कौन सा मिल रहा है,
तो ये ऑक्सीजन 16 वाला कितना मिल रहा है 90%, तो लिख देते हैं 90 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ द आइसोटोप, और उसी आइसोटोप का एटॉमिक वेट कितना है 16, तो 90 इंटू 16 प्लस समेसन, तो इसको लिखते हैं ऐसे 90 इंटू 16 प्लस इसका हमारा परसेंटेज, फिर से समेसन है मतलब जोड़ते लगातार चले जाना जितना क्वांटिटी है, फिर से परसेंटेज अबंडेंस, तो इसका परसेंटेज अबंडेंस 5 और इसका एटॉमिक वेट दैट इज बेसिकली इक्वल टू 17, फिर से प्लस एक और है हमारा इसका परसेंटेज अबंडेंस दैट इज 5, इसका एटॉमिक वेट दैट इज 18 और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 100, तो ये वैल्यू जो आ जाता है दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ किसका, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हैज आइसोटोप्स। क्लियर, एनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो एवरेज नाम ही क्लियर है, एवरेज हम लोग उसी केस में कैलकुलेट करेंगे जिसमें वो मोर देन वन फॉर्म में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है, और मोर देन वन फॉर्म में एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ आइसोटोप्स, क्योंकि आइसोटोप वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो जाता है, मतलब एलिमेंट तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, अलग अलग मास के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसका हम लोग एक मास कौन सा कंसीडर करेंगे हमेशा, तो हम लोग कौन सा कंसीडर करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, जिसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले परसेंटेज अबंडेंस, मतलब एटमॉस्फेयर में जितना उसका परसेंटेज मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, तो मल्टीप्लाइड बाई द एटॉमिक वेट ऑफ दैट आइसोटोप डिवाइडेड बाई 100, कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन मैं इसमें आपको देता हूं, क्वेश्चन है इन नेचर lithium exists in two isotopic form, in two isotopic forms, Li6 जिसका परसेंटेज अबंडेंस है 10%, Li6 जिसका परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है 10% एंड Li7 जिसका परसेंटेज अबंडेंस है 90%, परसेंटेज ठीक है। व्हाट इज ठीक है, व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, तो व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम, तो व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम। क्लियर, तो एवरेज एटॉमिक मास ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय द एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो इस केस में एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, देन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ किसका, लिथियम का, इट विल इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस, तो परसेंटेज अबंडेंस देखते हैं Li6 वाले का, 6 मतलब मास को रिप्रेजेंट कर, लिथियम का नीचे मैंने लिखा होता है एटॉमिक नंबर तो पता है 3 होता है, तो 6 परसेंटेज अबंडेंस कितना है इसका 10, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट ऑफ दैट आइसोटोप, तो 10% कितना कम वाला मिल रहा है 6 वाला, तो 10 इंटू 6 प्लस 90% कौन सा वाला मिल रहा है 7 वाला, तो परसेंटेज अबंडेंस 90 कौन सा वाला 7 वाला डिवाइडेड बाई कितना 100, राइट। तो इट विल बी इक्वल टू, आप 100 चाहो तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 90 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100, या फिर आप पूरा को कैलकुलेट करके तो आप 100 से डिवाइड कर देते हैं, आपका आंसर सेम ही आता है, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया बेसिकली 0.6 और ये हो गया आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 0.9 इंटू 7 दैट मीन्स ये हो गया 0.6 और ये हो गया 6.3, तो ये बेसिकली कितना आ गया 6.9 AMU आंसर। एटॉमिक मास है तो AMU में ही होगा ना आंसर, आई बात समझ में। तो इसका एग्जैक्ट हमारा एटॉमिक मास कितना होता है लिथियम का 6.9 AMU, जो कि हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको 7 AMU ही लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बट ये इसका एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आ गया। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगी, राइट। ओके, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप से जब भी कभी भी आइसोटोप्स दे देगा तो आइसोटोप्स के केस में हम लोग उसका एटॉमिक वेट नहीं निकालते, क्या निकालते हैं एटॉमिक एवरेज एटॉमिक वेट, राइट। नाउ नेक्स्ट वन,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरली अकरिंग बोरॉन ऑफ 2 आइसोटोप्स ऑफ एटॉमिक मास 10 एंड 11। बोरॉन का 2 आइसोटोप हैं, एक बोरॉन है जिसका एटॉमिक वेट 10 है एंड एक बोरॉन है जिसका एटॉमिक वेट 11 है, ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ नेचुरल बोरॉन इज 10.80, मतलब बोरॉन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक 10 वाले में एक 11 वाले में, एंड नेचुरल एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, नेचुरल एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इट इज बेसिकली इक्वल टू 10.80, ठीक है। कितना है 10.80। व्हाट इज द परसेंटेज एबंडेंस ऑफ आइसोटोप विथ एटॉमिक मास 11। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज एबंडेंस ऑफ आइसोटोप विथ एटॉमिक मास 11, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि बोरॉन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म। बोरॉन का 2 आइसोटोप हम लोग को एटमॉस्फेयर में मिलता है, एक आइसोटोप वैसा है जिसका एटॉमिक मास 10 है और एक आइसोटोप वैसा है जिसका एटॉमिक मास 11 है। आइसोटोप है तो एटॉमिक नंबर बोरॉन का सेम ही होगा 55। और बोल रहा है कि जो हम लोग का बोरॉन नेचुरल बोरॉन जो है उसका हमारा मास है, एटॉमिक मास है 10.80। नेचुरल मास कहने का ये मतलब हो गया कि उसका एवरेज वाला मास है, इन दोनों को मिला करके वाला मास है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है परसेंटेज एबंडेंस ऑफ एटॉमिक मास 11। नाउ सॉल्व सॉल्यूशन। हम लोग मान लेते हैं कि जो 10 आइसोटोप वाला बोरॉन है वो x% मिल रहा है, ठीक है। तो लेट परसेंटेज एबंडेंस ऑफ बोरॉन विथ एटॉमिक मास 10, इसका हम लोग परसेंटेज कितना मान लेते हैं x%। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक 10 वाला और एक 11 वाला। 10 वाला को हम लोग x मान लिए हैं, दोनों मिला करके 100% होना चाहिए, कोई भी चीज़ टोटल है तो 100% ही हुआ, और एक हमारा x% आ गया, तो दूसरा वाला कैसा आएगा, तो परसेंटेज एबंडेंस ऑफ बोरॉन विथ एटॉमिक मास 11 इट विल बी इक्वल टू 100 - x%। होगा क्यों, क्योंकि यही दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये अगर हमारा 30% है तो ये 70%, ये हमारा 60% तो ये 40%, दोनों मिला करके 100% तो ये x% तो ये 100 - x%। अब हम लोग एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो नाउ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इट विल बी इक्वल टू परसेंटेज एबंडेंस, या सॉरी सम ऑफ परसेंटेज एबंडेंस multiplied by atomic weight of isotope divided by how much 100, it will be equal to summation of percentage abundance। 10 वाले का मान लेते हैं, परसेंटेज abundance कितना है x into atomic weight of this isotope is 10 प्लस समेशन प्लस करेंगे, इसका परसेंटेज abundance कितना 100 - x, और इसका हमारा एटॉमिक वेट कितना तो 11, तो इंटू 11 डिवाइडेड बाई टोटल कितना परसेंट 100%, और ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास दिया कितना हुआ है, दैट इज गिवन 10.80। अब तो सॉल्व हो जाएगा ना, इसको अब इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10.80 इंटू 100 इट विल बी इक्वल टू, ये हो गया 10x, अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे तो 1100 माइनस 11x, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1080, इट विल बी इक्वल टू 10x माइनस 11x, तो ये हो जाएगा -x, ये हो गया 1100 माइनस x। इसको इस तरफ कर दीजिए तो x इस तरफ, और इसको उस तरफ कर दीजिए तो 1100 माइनस 1080, 0 से 0 हमारा, यहाँ पे 10 में 8 गया तो 2 हो गया हमारा। ये हमारा कितना था 11 था ना, हाँ, तो ये हमारा सिंपली था 0 से फिर से कितना आ गया 0, 0 से 0, दैट इज़ कितना आ गया हमारा x का वैल्यू 20, ठीक है। x किसका माने थे हम लोग, तो x माने थे इसका, तो इसका हमारा कितना परसेंट आ गया, तो इसका बेसिकली आ गया 20%। हम लोग का एटॉमिक मास 11 वाले का निकालना था, दैट इज 100 - 20, दैट मीन्स कितना परसेंट आ गया, तो 80%। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर, तो अब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, समझ में आया बात। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास इज ऑलवेज यूज्ड इन केस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मीन्स वैसा हमारा सब्सटेंस इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब एलिमेंट सेम है, लेकिन मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
क्यों? क्योंकि उसका मास क्या होता है? अलग अलग। तो उस केस में अलग अलग मास है तो उस एलिमेंट का हम लोग जो मास एग्जैक्ट निकालते हैं दैट इज बेसिकली एवरेज वाला, उन सारे का एवरेज। और एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? दैट इज इक्वल टू परसेंटेज एबंडेंस, जितना वो मिल रहा है एटमॉस्फेयर में मल्टीप्लाइड बाय दैट एटॉमिक वेट। सारे का सम करके कितना से डिवाइड कर दो आप? 100 से डिवाइड कर दो। क्लियर? ओके चलिए, तो ये हो गया आपका एटॉमिक वेट, देन हो गया आपका एवरेज एटॉमिक वेट। नाउ नेक्स्ट इज ग्राम एटॉमिक वेट। अगला हमारा क्या चीज़ है? ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास तो आपको समझ में आया। एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम। एवरेज एटॉमिक मास मतलब मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑफ आइसोटोप्स, दैट इज द केस ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट वन इज ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास कुछ नहीं होता है, नाम में ही है इसका फिर से मीनिंग। एटॉमिक मास को किस चीज़ में लिख देंगे? ग्राम में। इफ़ एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम देन इट विल रिप्रेजेंट क्या चीज़? ग्राम एटॉमिक मास। किसी को रिप्रेजेंट करेगा? ग्राम एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास क्यों, तो आपको मैं बाद में बताऊंगा। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट AMU। तो एटॉमिक मास का यूनिट हम लोग AMU नहीं लिख करके उस यूनिट की जगह पे क्या लिख देंगे? क्योंकि मास को तो ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। ग्राम दैट इज बेसिकली ग्राम एटॉमिक मास। तो ये कुछ नहीं होता है। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम में लिख देंगे तो वो किसी को रिप्रेजेंट करेगा? ऑलवेज ग्राम एटॉमिक मास को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा, और हम आपसे साथ में ही पूछ दें कि आप बताओ इसका कि ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा। ठीक है, तो अगर एटॉमिक मास की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? तो एटॉमिक मास तो दैट इज 1 तो होता ही है। अब आपको यूनिट का चेक करना है तो एटॉमिक मास है, मतलब यूनिट होगा AMU एटॉमिक मास यूनिट या U, जबकि यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास को ही लिखेंगे दैट इज 1, मैग्नीट्यूड वही रहेगा लेकिन यूनिट अब क्या रहेगा? AMU यूनिट के ग्राम। तो ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? एनी कन्फ्यूजन? नो सर। सोडियम की बात करें तो एटॉमिक मास सोडियम का कितना होगा और ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास या वेट दोनों मतलब सेम ही है। तो सोडियम का एटॉमिक मास बेसिकली होता है 23। यूनिट की बात करें तो सिंपली एटॉमिक मास है तो AMU एटॉमिक मास यूनिट, जबकि यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास तो यूनिट मैग्नीट्यूड तो सेम ही रह जाएगा 23, लेकिन अब हमारा ग्राम में आ गया तो 23 ग्राम। तो 23 ग्राम इज व्हाट? इट इज़ बेसिकली द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपली एटॉमिक मास को अगर हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो दैट विल रिप्रेजेंट ग्राम एटॉमिक मास। वो किस को रिप्रेजेंट करता है? ग्राम एटॉमिक मास को। ठीक है, क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो सर। अब देखिए ये जो ग्राम एटॉमिक मास है, दिस ग्राम एटॉमिक मास नोट करके लिख लीजिएगा। नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट ग्राम एटॉमिक मास represent ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट का अगर हम लोग ग्राम एटॉमिक मास लिख देंगे तो वो कितने के मास को रिप्रेजेंट करेगा? तो 1 मोल के। जैसे अगर अभी मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटॉमिक मास इसका लिखे थे और इसका हम लोग ग्राम एटॉमिक मास लिखे थे। डिफरेंस एकदम समझना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न होने वाली है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप नेगलेक्ट करोगे, अरे ये तो आसान है अच्छे से फोकस होकर के नहीं देखोगे, फिर आपको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा और इसी चक्कर में क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। अगर एटॉमिक मास है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक मास है तो यूनिट होगा 1 AMU।
तो मैं आपको बताया हूँ कि एटॉमिक मास कितने के मास को रिप्रेजेंट करता है। तो एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, तो 1 mu क्या चीज़ है? इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। कि अगर हम लोग हाइड्रोजन का एक एटम लेंगे तो उसका मास कितना आएगा? तो 1 mu आएगा। कितना आएगा मास? 1 mu आएगा। क्लियर? आई बात समझ में? जबकि अगर इसके हम लोग ग्राम एटॉमिक मास लिखें तो ये कितना हो जाएगा? 1, और ग्राम में लिखना है तो 1 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ वन एटम, whereas ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट, या फिर मास ऑफ 1 मोल एटम। उस एलिमेंट के 1 मोल एटम का मास। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास 1 mu, तो वो एक एटम हाइड्रोजन का मास आया। जैसे ही 1 ग्राम लिख दिए तो ग्राम एटॉमिक मास कितने को रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल। तो ये हो गया बेसिकली मास ऑफ एक एटम, नहीं, मास ऑफ कितना मोल? 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 1 मोल एटम्स का मास कितना होगा हमारा? 1 ग्राम होगा। कितना होगा? 1 ग्राम होगा। क्लियर? अरे हाँ या नहीं? डिफरेंस है दोनों में। ये एक ही एटम का मास है और ये 1 मोल एटम का मास है। और 1 मोल में कितना एटम होगा हाइड्रोजन का? तो 6.022, तो हम लोग जानते ही हैं। दैट मीन्स 1 ग्राम कितना का मास हो गया? तो इट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अरे 1 मोल में इतना ही ना हमारा कोई भी चीज़ होता है। तो अगर 1 मोल हम लोग हाइड्रोजन का लेंगे तो उसमें कितना एटम्स मिलेगा हाइड्रोजन का? 6.022 इंटू 10⁻23। आप सोचो, एक एटम का मास कितना है? 1 mu। 1 एटम का मास कितना है? 1 mu। और 1 मोल एटम का मास कितना है? दैट इज 1 मोल एटम का मास है 1 ग्राम। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन यूनिट डिफरेंट होने की वजह से सोचो कितना का डिफरेंस होता है। एक एटम का सिर्फ मास है 1 mu, लेकिन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास, मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ यूनिट चेंज हो गया, इतना होगा। ठीक है, आई बात समझ में? दैट मीन्स mu के ग्राम के रेस्पेक्ट में mu कितना छोटा चीज़ हो गया। ये 10 इतना बड़ा, आपको मैं बताया था 6 एवोगैड्रो नंबर कितना बड़ा क्वांटिटी है। इतना बड़ा क्वांटिटी का मास हम लोग इतना बड़ा, इतना ज़्यादा एटम्स लेंगे हाइड्रोजन का, तब जाके 1 ग्राम मिलेगा। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना कम होगा? बहुत कम, नेग्लिजिबल। तो 1 mu। तो यहाँ पे ये एटॉमिक मास, ये ग्राम एटॉमिक मास, ये दोनों है हमारा। तो mu भी मास को ही मेजर कर रहा है। ठीक है, एक एटम के मास को, और ग्राम भी मास को ही मेजर कर रहा है। ये 1 मोल के मास को, मतलब इतने एटम्स के मास को। तो हम लोग mu और ग्राम के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं ना, क्योंकि दोनों हमारा किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? नाउ इसको लिख लीजिएगा, मिटाना है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लिखना था। नाउ relation between atomic mass unit and ग्राम, कि एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम के बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि दोनों मास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर मैं पूछ देता कि ग्राम और केजी के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों तो मास को ही मेजर करता है। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, अरे होता है ना। तो ये दोनों मास को ही मेजर कर रहा है, तो दोनों के मास के बीच में रिलेशन है। तो ये भी मास को ही मेजर कर रहा है, एटॉमिक मास यूनिट, और ग्राम भी मास को ही मेजर करते हैं, तो दोनों में रिलेशन होगा। अभी मैं आपको बताया कि 1 ग्राम कितने हाइड्रोजन एटम्स का मास था? 1 ग्राम कितने हाइड्रोजन एटम का मास था? तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 1 ग्राम ऑफ मास। मतलब 6.022 इंटू 23 एटम्स, इतना ज़्यादा हाइड्रोजन का हम लोग एटम लेंगे तब हम लोग कितना ग्राम मिलेगा? 1 ग्राम मिलेगा। तो अगर हम लोग 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, हेंस 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ मास कितना? तो इतना एटम के पास 1 ग्राम, तो 1 के पास कितना हो जाएगा? तो 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना? 23 ग्राम ऑफ मास। और 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन के पास जितना मास होगा, एक एटम के पास जितना मास होता है, वही तो एटॉमिक मास कहलाता है। किस चीज़ में मेजर करते हैं? 1 mu। तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज़,
तो एक एटम ऑफ हाइड्रोजन के पास इतना मास है और एक सिंगल एटम के पास जितना मास होता है दैट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का हो गया ना इतना, अरे हुआ या नहीं हुआ? वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक एटम का जो मास होता है दैट इज एटॉमिक मास। तो एक एटम का मास एटॉमिक मास और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है हमारा? तो 1 mu दैट इज इक्वल टू 1 AMU। इसका वैल्यू कितना आ गया? तो इतना ग्राम, ये मास ग्राम में है दैट इज इक्वल टू, ये 1 का ही है ना ये भी, तो 1/6.22 इंटू 10⁻23 ग्राम। सॉल्व जब आप इसको करोगे तो ये इसको आप सॉल्व करोगे तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। कितना आएगा हमारा? 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। दिस इज इक्वल टू 1 AMU, राइट। तो 1 AMU कितना के बराबर में होता है? 1.67 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻24 ग्राम। क्लियर? ओके, क्लियर? तो आपको समझ में आया बात? तो ये इतना ग्राम, तो हमेशा ध्यान रखना है रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। तो 1 AMU इज ऑलवेज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। क्लियर? AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ वन एटम। दैट इज, अगर ग्राम की बात करें तो ग्राम इज द लिखेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास, और वो कितने के मास को रिप्रेजेंट करेगा? 1 मोल के मास को। 1 मोल मतलब कितना? ठीक है, क्लियर? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ गैस। होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। आई बात समझ में? एकदम गांठ मान के रख लेना है। जैसे अगर मैं बोलूँ, हो गया ये? अगर मैं बात करूँ सोडियम की, तो Na सोडियम एटॉमिक मास इसका कितना है और इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है? ठीक है नाउ, तो सोडियम का एटॉमिक मास इज 23। अब बात रही यूनिट की, तो यूनिट क्या लिखेंगे? तो एटॉमिक मास हमेशा ही होता है एक एटम का मास और इसका यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज AMU, 23 AMU। जबकि ग्राम एटॉमिक मास आगे आ गया ग्राम, मतलब लिखेंगे 23 ग्राम। तो 23 ग्राम एटॉमिक मास कितना को किसी को रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल को। दैट दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम। अगर 1 मोल सोडियम लेंगे तो उसका मास कितना मिलेगा? 23 ग्राम, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास किसी को रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल के मास को। जबकि एटॉमिक मास कितने एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है? 1 एटम के मास को। इट इज बेसिकली मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। 1 एटम ऑफ सोडियम का मास होगा 23 AMU और 1 मोल सोडियम के एटम का मास कितना होगा? 23 ग्राम। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इन ग्राम, उसका भी मास आप ग्राम में ही फाइंड करो। तो 1 एटम ऑफ सोडियम का मास, तो 1 एटम ऑफ सोडियम का मास कितना होगा? 23 AMU। 23 इसका एटॉमिक मास होता है 23 AMU। AMU दैट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटम का मास हम लोग को ग्राम में निकालना है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 23 और 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है? तो 1 AMU अभी तुरंत हम लोग पढ़े 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इट विल इक्वल टू 23 इंटू AMU की जगह पे लिख सकते हैं 1 AMU की जगह पे उतना, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसी को सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा इतना 1 एटम का ही मास आया किस चीज़ में? ग्राम में। ठीक है, जबकि 23 ग्राम कितना का मास हो गया? तो 1 मोल ऑफ सोडियम का मास हो गया। क्लियर? तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग तब नहीं रहेगा आपको जब आप ध्यान से इसको अच्छे से देख करके समझ जाओगे। एक बार नहीं 2 बार अच्छे से प्रॉपर के समझोगे, अपने आप आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक बार जब क्लियर हो जाएगा तो फिर आप भूलोगे नहीं। टफ नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। नाम में ही इसका मीनिंग क्लियर है, ग्राम एटॉमिक मास। सिंपली याद रखना है कि ग्राम जैसे ही आ गया दैट मीन्स 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा और नॉर्मल एटॉमिक मास दैट मीन्स 1 एटम के मास को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्लियर? तो होप आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये सब सारा बेसिक बातें थी। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको एक चीज़ तो दिख रहा होगा कि हम लोग अगर सोडियम का 1 मोल लिए थे तो उसका मास कितना है? 23 ग्राम। अगर हाइड्रोजन का 1 मोल लिए थे तो उसका मास कितना है? 1 ग्राम। तो एक ही मोल लिए थे सोडियम का ही, एक ही मोल लिए थे हाइड्रोजन का ही, लेकिन उसमें मास अलग अलग आया ना। लेकिन अगर 1 मोल सोडियम लेंगे तो उसमें भी एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होगा, Na एटम्स। 1 मोल हाइड्रोजन का लेंगे तो उसमें भी एटम का तो नंबर सेम ही होगा। तो एटम का नंबर सेम हो जा रहा है लेकिन मास डिफरेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो यही हम लोग मास के टर्म्स में मोल को कैलकुलेट करना नेक्स्ट लेक्चर में
सीखेंगे। होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ। आप अच्छे से इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, समझोगे। ओके, थैंक यू सो मच।